अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोग का? सॉरी मैं जरा इधर चेकआउट कर रही थी कि अब्दुल्ला बड़ी तैयारियां हैं भाई, क्या हो रहा है भाई? अब जरा हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी जरा दोबारा ड्रेसअप होना शुरू हों, क्योंकि कोरोना वायरस में आपको पता है ना, आप ज़रा एहतियात ही करते थे, ज़रा मोहतात ही रहते थे कि कपड़े बार बार धोने भी पड़ते थे ज़ाहिर है, और सूट्स वगैरह अगर आप बहुत ज़्यादा धोएं तो खराब भी हो जाते हैं। आई डू गेट व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि इस किस्म की कोई वबा फैली हो ना तो द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज स्पेंड टाइम ऑन योरसेल्फ इन द सेंस कि आप तैयारियां करें एंड ऑल दैट। तो हम उससे कुछ महीने के लिए ज़रा दूर हुए थे, बिलीव इट और नॉट। घड़ी भी कोई 3-4 महीने बाद दोबारा पहनना शुरू किया, क्योंकि वो मेटल पे भी लग रहा था और आप अल्कोहल स्वाइप्स पे अगर घड़ियां भी साफ करें तो वो भी खराब हो जाती हैं। फिर आपको पता है कि इन द मिडल एक ऐसी भी स्टडी आ गई थी कि सरफेस से आपको नहीं लग सकता कुछ, इस किस्म की बातें भी थी। तो स्टडीज की क्या ही बात करें, हर रोज एक नई आती थी। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन मतलब बिल्कुल कराची में साफ था और सितारे भी नजर आ रहे थे, और सितारों के साथ काफी देर तक एक चांद भी आसमान पर नमूदार रहा। मैं अपने पे तो रख के बात कर ही नहीं रहा, लेकिन हुमा की अम्मी भी इत्तेफाक करती हैं, और मेरी अम्मी ने भी जब चांद देखा तो सारी उम्र गुजार दी है उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा बेटा ये तो दूसरी का चांद है, तो पहली का चांद है ही नहीं। और फिर हमने जरा तस्दीक की, कुछ और भी लोगों से फोन पे बात की कि ये कैसा लग रहा है चांद, तो बिल्कुल सारों का यही कहना था ये दूसरे दिन का चांद लग रहा है। सो वी स्टिल डोंट नो, आई मीन वी डू नो कि ये तो कह दिया गया है ना कि 1 अगस्त को ही ईद है, लेकिन मे बी दिल में ना एक शक सा पैदा हो गया, मे बी इट शुड हैव बीन लाइक 31st। सो देयर यू गो। ये हमने आपको चांद की एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और ये इस्लामाबाद से तस्वीर ली गई है। पहले दिन का चांद वैसे भी चंद मिनट के लिए आसमान पर नमूदार होता है। रियली इस्लामाबाद में तो फिर बारीक था, कराची में तो बहुत ही वाज़ेह था। कराची में इससे ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये कराची का चांद दिखा रहे हैं अब आपको, मतलब चांद तो एक ही है, लेकिन जहाँ जहाँ से नजर आ रहा था वो हम आपको विजुअल्स शेयर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी वुड लाइक योर इनपुट। आप हैदराबाद का चांद देखें, पहली का चांद ऐसा नहीं होता, पहली के चांद की बहुत ही पतली तार की तरह की लाइन होती है, और वो चंद मिनट के लिए नमूदार होती है और उसके बाद चली जाती है। अब मैंने अम्मी से ये भी पूछा कि भाई इसका क्या होगा, क्या हम गलत दिन ईद मनाएंगे, तो उन्होंने बेटा कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है, तो अगर जो भी गुनाह अगर होगा इस सिलसिले का, तो लेकिन जब एक जो फैसला साज है उन्हीं पर होगा, कर लिया जाए तो फिर सारे उसी तरह ही करते हैं। सो एनीवे वी वांटेड टू शो यू दिस, ताकि आप अपना माइंड जो है खुद मेकअप करें। एंड आल्सो मेकअप करने की बात नहीं है, अब हमें पता नजर आ रहा है कि ये ठीक नहीं है बात, तो मेरे तो जैसे कहते हैं ना अल्टरनेटिव तरीके हैं ना टू फाइंड आउट, तो लिहाजा देयर इज अ डबल माइंडेड डाउट जो आ जाता है ना दिल में, अब वो दिल में डाउट आ गया। प्लीज हमारा डाउट क्लियर करें, टेल अस व्हाट यू थिंक। Alright, as you were watching, लाला की भी फैशन गेम इज अप। देखा था आपने क्या उन्होंने पहना हुआ है, तो एक सोशल वर्क गेम इज अप सिंस क्वाइट सम टाइम, और फैशन गेम इज आल्सो अप। तो उसके बारे में भी हम वैसे जरूर मेंशन कर लेंगे, बिकॉज अच्छा होता है किसी की तारीफ कर देना, तो मतलब दिन भी अच्छा वैसे आपको पता है कि जो खुश शक्ल लोग होते हैं वो कुछ भी पहन लें वो अच्छे ही लगते हैं। तो अब्दुल्ला नहीं, हाँ चलें आप अपने ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्यों कह दिया सुबह से? अभी मैंने कहा लेकिन हम सुपरस्टार शाहिद आफरीदी की भी बात कर रहे थे कि वो जैसे भी हो वो अच्छे ही लगते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने आई विल लेट दैट वन गो, क्योंकि बहुत सी बातें खत्म करें और इस्तेमाल करके साइड पे रखते हैं इसको। लेकिन बात बड़ी सीरियस है, और ये बात कल परसों से शुरू हुई है। एक्चुअली कब खत्म हुई है, ये तो कब से चल रही है बात। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हम बात कर रहे हैं। रोज एक नई खबर आती है, रोज एक नए तरीके से हम वायलेंस देखते हैं। और कल जो हुआ था कि एक बेटे ने अपनी माँ पे तशद्दुद किया था, उसने तो जैसे कहते हैं ना कलेक्टिवली रख दिया था, उस पर भी बात करेंगे। और भी वायलेंस के जो किस्से कुछ रिसेंटली हुए हैं, आपको बताएं कि रावलपिंडी की दिल खराश वाक़या हो, टैक्सिला की खातून पर तशद्दुद, कागान में गैरत के नाम पर कत्ल, या रहीम यार खान में जिरगे के जालिमाना फैसले। खवातीन के साथ होने वाले जुल्म को हर सूरत रोकना होगा। रावलपिंडी में बेटे ने बीवी के उकसाने पर माँ पर तशद्दुद किया, और वाक़े की वीडियो हर तरफ फैल गई, वायरल हो गई। जिसने भी ये मंजर देखे लर्ज़ उठा। मुतासरा माँ इंसाफ की फरियाद कर रही है। मेरे ख्याल में यही चाहती थी कि ये लड़का यहाँ ना रहे। अभी मैं 5-6 महीने हुए अपने बेटे को रेंट से घर लाई थी। इनके वालिद साहब का घर है, इनके वालिद भाई फौत हो गए, और वो जो हिस्सा था ना, एक हिस्सा इनके भाई का, वो मैंने अपने बेटे के नाम करवाया था कि चलो जी तेरा भाई भाई है जिसने पैसे लगाए हैं। तो वो कहता है माँ जी अपने घर नाम लगाओ। मैंने कह रही मैं तो बीमार रहती हूँ, तो भाई के वाले कर दो, फिर तुम आओगे तो अपना क्लियर कर लेना। इसी बात पे लड़की उछल रही है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, FIR कटवा दी है। संगदिल बेटे ने फिर बीवी समेत जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। बाद में एक वीडियो पैगाम में अपनी हरकत पर शर्मिंदगी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाने का वादा किया। और मेरे हल्के से मुतल्लिका
केस था जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनसे और उनकी फैमिली और CPO रावलपिंडी और SHO से रब्ते में था। जैसे इसकी ज़मानत कैंसिल होगी इंशाल्लाह इसको गिरफ़्तार करके, इसकी बीवी को गिरफ़्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी और कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब टेक्सिला में शौहर के हाथों घरेलू तशद्दुद सहने वाली खातून ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन वो अभी तक बंदा घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है, उसने अपनी बेल करवा ली है। खुदा जानता है कि पुलिस वालों की कोई साजिश है, क्या मसला है कि FIR कटने के बाद भी वो बंदा गिरफ़्तार नहीं हुआ और मुझे अभी तक वो वैसे धमकियां देता है, मुझे अपनी जान का भी ख़तरा है। तो खुदारा मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। इस बंदे को सज़ा होनी चाहिए और सख्त सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इसने मुझे बहुत अजियत दी, बहुत मारा। कागान में गैरत के नाम पर एक लड़की और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन आमिर और लाइबा एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। उधर रहीम यार खान के गांव नीलगढ़ में गैरत के नाम पर एक शख्स पर जिरगे में तशद्दुद किया गया और सज़ा की वीडियो भी बनाई गई। पुलिस के मुताबिक उस शख्स पर खातून से ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। तो ये सब कुछ आज भी हमारे माशरे की हकीकत है। एट द सेम टाइम जो रावलपिंडी का वाक़या हुआ इसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इबरतनाक इस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने अपनी जन्नत अपने हाथों से उजाड़ दी। फयाजुल हसन चौहान के हलके में PP 17 रावलपिंडी ये हलका है जहां ये सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। वीडियो सामने आते ही पंजाब हुकूमत हरकत में आई, आपका बयान भी आ गया, लेकिन मुतासरा खातून पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, मुतमईन बिल्कुल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसकी वजह क्या हुई? चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई और मुझे खुद डायरेक्ट जो है ना गुजाली बाजी का फ़ोन है। इनका नाम गुजाली बाजी हमें कहते हैं कि मेरे हल्के में ही होती है, मेरे इलाके में ही आती हैं। और इनकी बेटी का और इनका फ़ोन आया कि जनाब मेरे बेटों ने मेरे पर तशद्दुद किया है, इन्होंने कुछ वीडियो भी भेजी। तो मैंने फौरी तौर पर CPO से रब्ता किया, SHO से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इस लड़के को फिलफौर गिरफ्तार करो, इसके खिलाफ FIR दो। लड़के की गिरफ्तारी के लिए जब छापे मारे गए तो वो लड़के ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा दी और शामिल तफ्तीश हो गया। मैंने फिर दिन को CPO को फोन करके कहा कि फौरी तौर पर पुलिस को भेजो और जो मुतासरा खातून है उनको जब तक सेटिस्फाई नहीं करोगे उस वक्त तक जो है ना मसला हल नहीं होगा। फिर SP की क़यादत में SHO DSP गए और SP ने कदमों पे बैठ के, जिस तरह मैंने हदायत की थी CPO को और पुलिस को, कदमों पे बैठ के वो वीडियो भी आ गई है कि उसमें मोहतरमा जो मुतासरा खातून है उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की कार्रवाई से सेटिस्फाइड हूँ। अब उसने जमानत कराई है, जमानत उसकी कैंसिल होगी इंशाल्लाह पहली पेशी पे और उसके बाद उसको जनाब सामने तफ्तीश करके गिरफ्तार करके उसको इंशाल्लाह करार वाकई सजा दी जाएगी। अच्छा फयाज साहब, ये बताइएगा कि आपकी मुतासरा खातून से खुद बात हुई जिनका आप नाम भी ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मामला क्या था एक्चुअली और यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची? और जो दूसरी तरफ की स्टोरी भी सामने आ रही है इन खातून के शौहर की तरफ से कि मुबैना तौर पर ये भी अपनी बहू को खूब तशद्दुद का निशाना बनाती थी, उसमें कितनी हकीकत है? असल में ये खानगी झगड़ा है और ये खानगी झगड़े हर दूसरे घर में होते हैं, लेकिन ये तो नहीं होता कि यार आप बीवी के कहने पे माँ को पीटना शुरू कर दो, माँ के कहने पे जना बीवी को पीटना शुरू कर दो, फिर नौज बिल्ला माजल्ला आप अपनी वालदा को जना मारना शुरू कर दो। ठीक है ना जी, झगड़े तो होते हैं, जना सास बहू के झगड़े होते हैं, लेकिन इस शैतान से इंसान ने तो हद मुका दी। मुझे जब गजाली बाजी ने जब बताना शुरू किया तो मैं तो एक बार शॉक हो गया। सुबह मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बेटा मार रहा माँ को जना। बहरहाल जब वीडियो आई तो मैं पुलिस से राब्ते में हूँ और उसने अपनी जमानत करवाई है, जमानत उसकी कैंसिल होगी और उसके बाद इंशाल्लाह इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर एनीवे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो भी हो जाए ये जस्टिफाई आप नहीं कर सकते कि अपनी माँ पे आप किस तरह, माँ से तो कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं और फिर आप बातचीत से ही उनको संभाल लेते हैं। मतलब हाथ उठाना वो भी माँ पे, ये पहले मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। तो जो होना था वो तो हो गया फयाज साहब, लेकिन अब कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये सफाक हरकत करने वालों को माशरे के सामने निशाने इबरत बनाया जाए और किसी तरह ये लोग बच ना निकलें? तो लिहाजा ये जरूर आप बता दें, प्लान क्या है? देखो बात ये है, उसने अपनी दुनिया भी खराब की है और अपनी आखिरत भी खराब की है। ठीक है ना, दुनिया के कानून से तो शायद कोई
जनाब चालाकी कर सकता हूँ, लेकिन आखिरत के कानून में और अल्लाह के कानून में तो नहीं चालाकी कर सकता। जिस माँ के कदमों तले जन्नत है, उस माँ के ऊपर हाथ उठाना बीवी के कहने पे या जिस अंदाज से, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी शैतानियत कोई नहीं है, इससे बड़ी सफाकियत कोई नहीं है, इससे बड़ी बर्बरियत कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह वो पूरी दुनिया के सामने एक तो ज़लीलो खार हो गया, ठीक है ना। तो उसने वो वीडियो भी जो ना वो मुझे सीपीओ ने भेजी कि जो पुलिस की कस्टडी में उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की है सारी, और लेकिन बहरहाल इसकी जमानत कैंसिल होगी और उसके बाद उसको इंशाल्लाह शामिल तफ्तीश करके इसकी बीवी को भी और इसको भी, इनको इंशाल्लाह इज्जत बनाएंगे। ठीक है जी फयाज चौहान साहब, हम इस मामले का फॉलो अप रखेंगे आपसे अभी और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी। रहीम यार खान के गांव नीलगढ़ का हमने पहले भी तस्करा किया था। वहाँ गैरत के नाम पर जिरगे के जरिए एक शख्स को तजलील तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी तजलील की गई, उसकी वीडियो बनाई गई। तो यहाँ आज भी 2020 में भी हम बात कर रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ जिरगे अपने अपने फैसले करते हैं, अपनी अपनी नौयत की सज़ाओं का तयन करते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सोचते हैं ना बाहर बैठे हुए या बड़े शहरों या दुनिया के किसी और मुल्क में बैठे हुए कि ये सब कुछ शायद खत्म हो गया होगा, नहीं, वी आर फार अवे फ्रॉम दिस का इसका खत्म होना। आपको सेंसर करके मनाज़र दिखा रहे हैं, दे आर टू टफ टू वॉच एनी टाइम ऑफ द डे वैसे, और सुबह सुबह तो डेफिनेटली। लेकिन ये बाय द वे ये जो नया ट्रेंड है ना ये वीडियो बनाने का, मतलब ये आप एक दफ़ा तो किसी बंदे को, किसी इंसान को आप जलील करें, ऑब्वियसली जिरगे का अगर फैसला था, और उसके बाद करते रहें क्योंकि एवरी टाइम द वीडियो विल बी वॉच, तो होगा ये पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में वो वीडियो सर्कुलेट फिर आप करें। तो ये एक नेवर एंडिंग किस्म की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो इस वाक़े की तफसील हमें ज़रा बता रहे हैं। ये वाक़या जो है ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर का एक नवाही इलाका है नीडगर, वहाँ पर ये पेश आया। वहाँ पर ये था कि एक शख्स था सुलेमान नामी, उसका नाम था, वो उसको वहाँ पर गांव में जो है उसको पकड़कर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। उस पर ये इल्ज़ाम था कि इसके जो है एक खातून के साथ ताल्लुक़ थे और गैरत में आकर उस खातून के वर्सा ने इस पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया और उसके सर के बाल काटे और उसके बाद उसकी मूँछें और उसकी जो भवें थे ये काटने के बाद उसका जो है वो चेहरा भी काला किया गया और उसके सर को भी काला किया गया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम इसके बाद जो है वो आपस में इन्होंने बाहमी सुलह भी कर ली थी। सुलह के बाद जो मुतासरा शख्स था उसने पुलिस में किसी किस्म की कंप्लेन नहीं की। ताहम ये वीडियो वायरल होगी। वायरल होने के बाद ये पुलिस तक पहुंची, तो उसके बाद जो थाना सदर के SHO हैं सैफुल्लाह कुरैशी, तो उन्होंने इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इब्तदाई तौर पर तो 3 जो मुल्ज़मान हैं जो इसको तशद्दुद में मुलव्वस थे उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। हम मुद्दई जो है अभी तक वहाँ पर नहीं आया, मज़ीद जो है अपनी कार्रवाई करने लगे। ताहम ये एक इंसानियत सोज़ वाक़या था और ह्यूमन राइट्स का वाक़या था जिसकी वजह से जो है पुलिस हरकत में आई। और मैं ये भी बताता चलूँ कि रहीम यार खान इसके गिरदनों में इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात सामने आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा मलिक असलम। इस किस्से का भी बात तो वही हो जाती है एंड में, मतलब मुझे कभी कभार लगता है कि ये बड़ा प्री डिसाइडेड होता है कि हमने क्या इनके साथ करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है और कितना लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते रहेंगे। ये तो एक तो फैसला है किसी को पनिश करने का और उसके बाद ब्लैकमेलिंग भी है, क्योंकि जब वीडियो बन जाती है इट कैन बी यूज एनी टाइम ऑल द टाइम। और मकसद भी यही होता है ना वीडियो बनाने का कि तेरा हम ये हश्र कर रहे हैं, अब हम सबको दिखाएंगे उसके बाद। 100%। टैक्सिला में भी आपको बताया ना कि शौहर के हाथों घरेलू तशद्दुद सहने वाली खातून की वकील थी खतीजा सिद्दीकी, उनसे इस मामले के बारे में जानते हैं। और ज़ाहिर है ओवरऑल जो डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत हाल है, चाहे वो माओं पर तशद्दुद किया जा रहा हो, बीवियों पर, बहनों पर, बेटियों पर, यहाँ तक के काम वालियों पर, घर में जो मासियाँ होती हैं उन पर भी, उनको तो खैर किसी चीज़ में लिया ही नहीं जाता। खतीजा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। हम सुबह से, हालांकि हम चाहते नहीं है कि हमारी सुबह इस तरह शुरू हो, लेकिन जब इस किस्म के किस्से हो रहे होते हैं और बिल्कुल एक के ऊपर एक होता चला जा रहा होता है, देयर इज़ नथिंग एल्स वी वांट टू टॉक अबाउट। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद और कत्ल माशरे की बेहिसी जाहिर करता है। क्या कहेंगी आप तो कितने केसेस से डील करती हैं, कोई कुछ सीख रहा है कि अब ये नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे माशरे में बदकिस्मती से ये रोज़मर्रा की एक रूटीन में ऐसे वाक़यात होते हैं और जब वीडियो वायरल होती है, जब पूरी सोसाइटी देख लेती है कि किस तरह बेदर्दी और बेरहमी के साथ एक माँ के साथ सलूक किया जाता है या बहन के साथ या किसी की बीती के साथ सलूक किया जाता है, तो जब वो वीडियो सोशल मीडिया तक आती है, रसाई हासिल करती है, सिर्फ तब जाके जो है वो नोटिस किया जाता है। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि वीडियो अगर ना हो, जब चार दीवारी के अंदर
ऐसे केसेस होते हैं और जब वो रिपोर्ट होते हैं तो हमारे सामने, अभी आपने तानिया का जिक्र किया, ऐसे केसेस में जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो अक्सर औकात मियाँ और बीवी के दरमियान सुलह करा दी जाती है, पुलिस ही कराती है और कहते हैं कि जी आइंदा ये नहीं करेगा। तो जब ये आइंदा नहीं करेगा वाला आ जाता ना कि जी खानदान का मामला, इसको रफा दफा करो, इसको सजाएं नहीं होनी, इस पर FIR नहीं कटनी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, उस पर FIR नहीं कटती। तो ये बड़ा अफसोस है कि इस तरह के वाक़यात, जब हमारे इस्लाम ने औरत को इतना मुक़द्दस एक मकाम दिया है कि हम कहते हैं कि जी जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है, तो किस तरह बेदर्दी खदीजा जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जी खदीजा जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, द टर्म दैट यू यूज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो मतलब कि खातून नहीं औरत ही करती है कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अगर वो मान गई है वापस उस आदमी के साथ जाने के लिए, उस घर में रहने के लिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो वन साइडेड हुआ। या फिर उस कॉम्प्रोमाइज़ में कोई लिखत पढ़त ऐसी होती है कि जहाँ आदमी को भी वार्निंग मिलती है कि अब तुम हाथ नहीं उठाओगे या जो भी होता है और तुम्हें भी ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इक्वल बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है या फिर बस लफ्ज़ी होता है? मोस्ट सिचुएशंस में औरत मजबूरन कर रही होती है, क्योंकि वो एक थाने में अगर खड़ी हुई है और वहाँ अंडर प्रेशर है और खामन कह रहे कि घर चलो, FIR नहीं काटनी, और वो उसको इतना अंडर ड्यूरेस रखा हुआ है कि हर कोई कह रहे कि जी ये मामला घर का मामला है, इसको बस आने दो, इसको माने, तो वो एक बस साइन करा देते हैं कि एप्लीकेशन तो उसने दी थी FIR कटवाने की, लेकिन वो नहीं कटती। और मोस्टली वन साइडेड होता है इस तरह के, उस पर इतना प्रेशर होता है कि उसको और कोई चॉइस नहीं होती और उसको वो साइन करना होता है, चाहे उसमें लिखा है कि जी खामिद ने हाथ उठाया था लेकिन अब वो नहीं हाथ उठाएगा, उसके बदले में जो उसको सेलफोन लेकर दे रहा है या उसको कोई चीज़ लेकर दे रही है, वो मजबूरन उस पर जो है ना उस कागज़ पे दस्तखत करके अंगूठा लगा देती है कि चलो मैं तैयार हो गई। लेकिन इस केस में मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहीं साइन करती हैं, वो कहती हैं कि हमने FIR कटवानी है, हमने कानूनी कार्रवाई करनी है, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अच्छा, एक ज़रा हमें ज़रा एक्सप्लेन करके बताइएगा खतीजा, आप तो चूँकि मुताद्दिद केसेस देख चुकी हैं, आपने पढ़ा भी है इस सिलसिले में, हमें एट टाइम्स लगता है कि अगर आप तालीम आम करें माशरे में और सब लोग पढ़े लिखे हों तो इस तरह के वाक़यात शायद कम हो जाएंगे, लेकिन हमने बड़ी पढ़ी लिखी एफ्लुएंट फैमिलीज़ में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सुने हैं। अब ये पिंडी वाला वाक़या ही आप देख लें, वो लड़का कहीं से जाहिल, वैसे तो अपनी हरकत से तो जाहिल ही लग रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि कहीं स्कूल कॉलेज तो गया ही होगा ना, और एट द सेम टाइम जो गरीब तबका है उसमें बहुत ज़्यादा ये वाक़यात होते हैं क्योंकि वहाँ पर नशे का अंसर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कल ही मेरे घर में जो काम करने आती हैं खातून, उन्होंने कहा जी मेरा मियाँ इतने अरसे से नशा करता है और जब भी नशा करके आता है तो मारता पीटता है। तो ये क्या, ये इससे तालीम का कोई लेना देना है सारी, या तरबियत असल बात? तरबियत मेरे तो ख्याल में तरबियत इसमें है, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घरों में से ऐसे केसेस आते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, मार दिया, गोली से उड़ा दिया, माँ को भी मार दिया, बहन को भी मार दिया, भाइयों ने, सौतेले भाइयों ने कभी बहन को मार दिया, कभी किसको। तो ये जो है ना, ये तालीम नहीं है, ये जो है माइंडसेट है, ये तरबियत है कि किस तरह आपकी ब्रॉट अप हुई, आपको औरत की इज्जत करना आपको सिखाई गई कि नहीं सिखाई गई। क्योंकि जो इंसान अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा सकता है वो वेरी इजीली एंड वेरी कन्वीनियंटली अपनी बहन पे भी उठा सकता है, अपनी बीवी को भी जान से मार सकता है, वो खुद किसी भी हद तक गिर सकता है। खदीजा, एंड वी टोटली गेट इट, और खास तौर पे बिल्कुल आप तो खुद भी तशद्दुद का शिकार रही हैं, जो हमें पता है कि पढ़े लिखे लोग, मतलब तरबियत की कमी हो तो इस किस्म की चीज़ होती है। रावलपिंडी वाले वाक़े के हवाले से बस आपसे इतना सा पूछना चाहते हैं कि ये खातून पे बेटे ने तशद्दुद किया, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि खातून जो थी वो अपनी बहू पे भी तशद्दुद करती थी। ऐसे केसेस किस तरह रिजॉल्व होते हैं? ऐसे केसेस में तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ ही होता होगा, मतलब ये कितनी दूर तक जाएंगे? व्हाट डू यू सी हैपनिंग? देखिए, ऐसे केसेस में जो बात है असल के, ये सोशल मीडिया का प्रेशर था जिसकी वजह से उसी वक्त अरेस्ट हुआ, वरना ये बेलेबल ऑफेंस डले हुए थे, सारे तीनों बेलेबल ऑफेंसेस थे और तीनों मेरे ख्याल में इतना नहीं था कि उसी वक्त जाके अरेस्ट कर लिया जाए, जिसमें हो गया जो कि प्रेशर था जो कि उन्होंने कर दिया, उसको अरेस्ट करना बनता नहीं था इतनी जल्दी जो है ना उससे अरेस्ट। लेकिन चूंकि वो वीडियो इतनी घनौनी थी तो वो सोसाइटी का प्रेशर था, उन्होंने कहा कि इस पे अरेस्ट जरूर करो, लेकिन इसमें आई एम श्योर बेल अब तक हो भी गई होगी और सुलह भी हो गई होगी, कोई फैमिलीज ने आके बात भी करनी होगी, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सास बहू का चक्कर आ जाता है, बीच में मियाँ बीवी का आ जाता है, बहन भाई का आ जाता है, तो वो कहते हैं कि इसको किसी तरीके से रिजॉल्व की जाए, माफ़ी की जाए। लेकिन इस तरह का हम देखते हैं कि केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह जब बहन भाई माँ बाप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो
कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज की तरफ ही लेकर जाया जाए। तो FIR भी इसमें कट गई। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के केसेस में, वरना मैंने आपको जैसे भी बताया कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वेरी इजीली, और वो अगर ये वीडियो ना होती तो शायद कोई मानता भी ना कि माँ के ऊपर किस कदर बुरे तरीके से जो है हाथ उठाया गया और गाली गलोच की गई और उसको जो है उसको राइट खदीजा, चले ये तो वो है कि जो हम स्पेक्यूलेट करें कि ये इस तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाता, खत्म हो जाते हैं। फाइनली एक वर्ड में बता दें, टेक्सला वाला मामला तो आप खुद ही देख रही थी, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था। उसमें हुआ ये था, कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन चूंकि वो लड़की जो थी वो इतनी दफ़ा उसको मुतअद्दिद दफ़ा उसके साथ जाती हुई थी खामिद के ज़रिए। उसने उसको कभी घर में नहीं आने देता था, घर से निकाल देता था। कभी उसको जो है आखिरी जो उसका अटेम्प्ट थी वो उसको स्ट्रैंगल करने की कोशिश की। जब वो किया तो वो थाने गई, तो स्ट्रैंगल करने की जब कोशिश गई, देन शी टुक अ स्टैंड, शी सेड अब मैं जो है इसको नहीं छोड़ूंगी। तो उसने जब तब जाके एप्लीकेशन दी तो तब भी उन्होंने कहा कि जी इसको रफा दफा करें, हमें अब नहीं करेगा। तो जब स्ट्रैंगुलेशन की बात आ जाती है तब भी वो कह रहे हैं कि अब नहीं कोशिश करेगा मारने की। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका खतीजा। ये तो प्रोबेबली नेवर एंडिंग मामलात हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब खत्म होंगे। और ये सिर्फ अगर आपको ये लगता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पाकिस्तान में होता है तो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, पूरी दुनिया का। चाहे वो यूरोप देख लें, चाहे अमेरिका देख लें, कहीं भी आप मुहज़्ज़ब माशरे भी देख लें, बड़े-बड़े। नॉट दैट इट शुड मेक यू फील बेटर कि जी हर जगह होता है तो हमारे बिहार कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे शायद ज़्यादा ही होता होगा। कहाँ? हमारे यहाँ ज़्यादा ही होता होगा। नॉट एट ऑल, इट्स इक्वली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं खुद इतने किस्से जानती हूँ, अमेरिका में भी इतना होता है, मतलब हर जगह ये होता है और नहीं तो हर जगह ये कंडेमेबल है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, एक और भी होता है ना शुरू में, बस लास्ट बात ये कि अगर आप बदकलामी से मामला शुरू होते हैं, गालम गलोच से मामला शुरू होते हैं, शौहर जो है बीवियों से एट टाइम्स गालम गलोच करते हैं, फिर कहते हैं अगर बाहर बताया तो छोड़ेंगे नहीं, अब बाहर किसी को शिकायत लगा दें अपने घर में या लड़के के माँ बाप को तो वो हाथ भी उड़ जाता है। फिर लड़कियां सालों महीनों तो बताती ही नहीं है कि ये हमें गालियां देता है या बदतमीजी करता है। पहले गाली पे बोलना शुरू कर देना चाहिए। आई थिंक गर्ल्स शुड स्टार्ट मेकिंग अ सीन राइट अवे। यानी आप लोगों को भी चांद लगा कुछ टुडे टाइप ओल्ड, क्योंकि सारों का यही कहना, और हमें तो ये ट्वीट्स भी आ रही हैं कि जब हमने देखा तो एकदम से नजर आ गया, इतना वाजे, जो कि पहले दिन का कभी भी उस तरह नहीं होता। पता है क्या, मुझे ना OCD है, जब मुझे पता लग जाए ना कि एक चीज़ पे दिल नहीं मान रहा मेरा, तो बस मैं उस बारे में अब सोचता रहूँगा, परेशान रहूँगा कि पता नहीं ठीक है नहीं ठीक है। तो शायद फैसला साजों को इस पे कोई गौर करना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में साइंसी मामलात ही इन फैसलों का तयन कर सकते हैं, साइंसी आलात ही इन फैसलों का तयन कर सकते हैं। और ये तो अभी देख के पता भी चल गया, तो लिहाजा इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स जो आपको श्योरली बता दे, तो ये श्योरली आपको पता चल गया है। अगर बादल 5 दिन तक रहते तो क्या 5 दिन बाद तो हम ईद का ऐलान ना कर रहे होते ना, या ज़िलहज का ऐलान ना कर रहे होते? तो बादल हैं तो कोई बात नहीं, जब हमें पता लग गया है, अल्लाह ताला ने हमें ये बसारत और ये समझ बूझ दी है ना कि हम उन आलात से ये जान सकें कि हाँ जी चांद नमूदार हो गया है, इस वक्त मौजूद है, सिर्फ बादल की ओढ़नी है, नहीं होते तो हमें नजर आ जाता। तो मेरा ख्याल है उस हिसाब से फैसले करने चाहिए फिर। ओके, अब दोबारा सुन लिया होगा उन्होंने। एनीवे जी, आपको बताएं कि क्रिकेट हो या फलाही काम, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी जो काम भी करते हैं दिल लगा कर करते हैं। कोरोना से सेहतयाबी के बाद शाहिद आफरीदी ने दोबारा फलाही काम संभाल लिए और साबिक कप्तान ने अपर दीर की तहसील शरंगल में सरकारी अपर दीर में जो हमें देख रहे हैं, हमें बताइए कि तहसील को एग्जैक्टली किस तरह से सॉरी आई डिडंट प्रोनाउंस इट राइट। तो सरकारी अस्पताल, ये भी एक और वर्ड, पतर्क में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह किया है बेसिकली। तो आपको समझ तो आई गई होगी। और बिजली की अदम फराहमी की वजह से इलाके का वाहिद अस्पताल रात को बंद कर दिया जाता था, अंदाज़ा करें। और अस्पताल में लेबर रूम ना होने की वजह से माँ और बच्चे की अमवात की शरह भी ज़्यादा थी। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने अस्पताल में लेबर रूम बनाने के अलावा पानी की फराहमी की प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। शाहिद आफरीदी ने इस अज़्म को दोहराया कि उनकी फाउंडेशन आम अफराद तक सेहत की सहूलतें फराहम करने की हर मुमकिन कोशिशें करती रहेगी, विच इज़ सो ग्रेट। मतलब वो कोने पाकिस्तान के जिनका आई एम सॉरी एंड आई अपोलोजाइज कि हम शायद नाम भी सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे, उधर भी पहुंच गए। अच्छा, आप एट टाइम्स आपको लगता है ना कि वैसे तो इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं जहां आप चैरिटी कर सकते हैं, लेकिन आपका कहीं दिल होता है कि किसी ऐसी जगह लगे जहां वाकई आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो ये वो एवेन्यूज़ हैं। हुमा, अगर किसी अस्पताल में लेबर रूम बन गया या किसी अस्पताल में कोई कमरा बना दिया या आपने इमरजेंसी कायम करने में अपना हिस्सा डाल दिया, तो वहाँ जब
तक वो बिल्डिंग कायम रहेगी, उसमें मरीज़ मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, उसका अजर व सवाब आपको मिलता रहेगा और आपके दिल की तसल्ली का लेवल आप चेक करें कि क्या होगा। अच्छा, बाय द वे अभी जो हम ये बच्चियों के साथ विजुअल दिखा रहे थे ना, एक दफ़ा फिर अगर आप दिखा दें तो बड़े ये चाय पे पूरी एजुकेशन की डिस्कशन हो रही है। आई मीन हाउ नाइस इज दैट कि मकामी बच्चियां हैं या इसमें इनकी अपनी बच्चियां भी शामिल हैं? नहीं, ये जहाँ गए हैं तो मकामी बच्चियां हैं, मकामी बच्चे हैं। अच्छा जी, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जल्द लाला से बातचीत भी करें और आपको दिखाए भी, मे बी ऑन ईद, यू नेवर नो, सो लेट्स सी। अच्छा, अब आगे चलते हैं और ये एक और किस्सा जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक को नेपरा का शो कॉज नोटिस मिल गया है और लेकिन कराची में लोड शेडिंग का मसला हल होना था, ना हुआ और वफाकी हुकूमत से आगे जाकर इक़दामात करना होंगे। नेपरा की तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट में लोड शेडिंग की मुकम्मल जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाल दी है और रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली फराहम करने का पाबंद है और इससे पहले वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा था कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर कदम उठाया जाएगा। अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था, हमारी हुकूमत आने से पहले मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा भी करते हैं। कराची में लोड शेडिंग ना करने के बारे में वफाकी हुकूमत और गवर्नर सिंध की यकीन दहानियाँ भी ज़ाया गईं। बाज़ इलाकों में तो 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए का कहना है कि लोड शेडिंग वाले इलाकों में 8 से 9 घंटे बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की बिजली तो गायब रहती ही है। इसी पर ज़रा बात करते हैं। शहजाद कुरैशी हैं, रुकने सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपने इलाके में बड़े मुतहर्रिक रहते हैं और ये उन रिप्रेजेंटेटिव में से हैं आवाम के, कराची के, पर्टिकुलरली PTI के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स तो अपने इलाकों में नज़र ही नहीं आते ना, लेकिन ये उनमें से हैं जो नज़र आते हैं। तो उन्हीं से ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब, अब असद उमर साहब आकर ऐलान कर दें, नापरा नोटिस ले ले, वज़ीर आज़म अपनी बात कर लें, लेकिन इस वक्त भी कराची शहर में बिजली का मसला बहरहाल मौजूद है। तो क्या समझ में आती है आपको बात, ये मसला हल भी हो सकता है? बुनियादी वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी मसला जो है वो KE की नाअहली है और उन्होंने इतने सालों से KEC को जो उन्होंने फिर KE किया और इतने सालों पहले इनको हैंडओवर हुआ, इन्होंने उसमें कुछ भी कहना चाहिए कि कोई इक़दामात नहीं किए। कोई एक प्रॉपर कराची के अंदर आप देख लें, बारिशों में कितनी हलाकतें हो जाती हैं, प्रॉपर अर्थिंग का सिस्टम नहीं है, कोई इजाफी बिजली पैदा करने की इन्होंने कोशिश नहीं की। अभी जो आपने देखा कि हमने शोर शराबा किया, हमारे MPs MNAs सड़कों पे बैठे, इनके हेड ऑफिस के सामने बैठे, फेडरल मिनिस्टर आए, गवर्नर साहब आए और उनके सामने ये तय हुआ इनके जो मुतालबात थे, इनके गैस प्रेशर के हवाले से, फर्नेस ऑयल के हवाले से, जो भी इनके मुतालबात थे, हमने उन्हें पूरा करने की कोशिश की और बल्कि किया भी है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कराची की आवाम सफ़र ना करे, क्योंकि कराची की आवाम ने PTI को वोट दिया है और PTI की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, MPs MNAs की जिम्मेदारी बनती है कि कराची में जो अनअनाउंस लोड शेडिंग है और जो KE का रवैया है ये चेंज हो। और इसके लिए हम समझते हैं जब तक भी ये मसला हल नहीं होता, हमारा एहतजाज KE के ख़िलाफ़ भी जारी रहेगा और फेडरल गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा जारी रहेगा कि अब कराची को भरपूर तरीके से रिलीफ दिया जाए। चलिए शहजाद साहब, ये तो अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन आपको वैसे ही याद दहानी करा दें कि आई पर्सनली नो पीपल, आई एम श्योर यू डू एज वेल, जिनके घर 3-3 दिन बिजली नहीं आई। मतलब ये तो एक क्रिमिनल एक्ट ही कहेंगे इसको कि जहां यू आर पेइंग फॉर बिजली और आपको फिर भी ना मिले। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में कराची की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है और के इलेक्ट्रिक के मसाइल अगर कोई हल कर सकता है शहजाद साहब तो वो वफाकी हुकूमत ही है। तो क्या तहरीक इंसाफ का कोई प्लान है, कोई कॉन्क्रीट प्लान है कराची के शहरियों के लिए अमली तौर पर कुछ करने का? देखिए, कराची के शहरियों के लिए तहरीक इंसाफ ही करेगी, बाकी जमातों से तो कराची की आवाम मायूस हो चुकी है। और आपने देखा कि जिस तरीके से असद उमर साहब कराची आए,
गवर्नर साहब खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, और सिर्फ बिजली का ही नहीं, यहाँ पानी का मसला भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, और सारे मसलों पे फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18वीं तरमीम की वजह से मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट की नाअहली पूरे सिंध सूबे में, और सिंध का जो ये शहर है और कराची जो फाइनेंशियल हब है पूरे पाकिस्तान का, इसके साथ ज़्यादती हो रही है। कोई मेगा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं बजट में नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का इंशाल्लाह यकीन है कि इमरान खान साहब की क़यादत में हम कराची के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और कराची की आवाम को जो रिलीफ मिलेगा वो इंशाल्लाह सिर्फ PTI से मिलेगा। अच्छा चलें, इस बात के लिए तो हम पुरुम्मीद आप भी हैं। अब शहजाद साहब आप तो हमारे साथ हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ तो हमने जान लिया। आपके इलेक्ट्रिक की नाअहली आप कह रहे हैं इस सारे मामले की वजह है। इमरान राना डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, ज़ाहिर है सवालात वही हैं क्योंकि मसले वही हैं। आपसे बहुत से लोगों ने ये सवालात पहले भी किए होंगे, लेकिन इसका तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल हल हमें नज़र आता नहीं है। चाहे वो जस्ट ऐड कि नेपरा ने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है और कसूरवार ठहराया है कि ये कसूर के इलेक्ट्रिक का है टोटली। अच्छा जी, अभी हम ओवर बिलिंग की बात कर लें। 6 दफ़ा मीटर भी आके चेक कर जाते हैं, रीडिंग भी होती है, लेकिन इंसान को पता होता है कि वो उतने ही लोगों के साथ रह रहा है और उतनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, फिर ट्रिपल बिल कैसे आ गया? चाहे वो हलाकतों का जिक्र कर लें लोगों की बारिश के दौरान यहाँ बिजली ना आने का, तो ये बहुत गंभीर मसाइल हैं। क्या सोचा है आपने इस सिलसिले में? थैंक यू अब्दुल्ला एंड हुमा फॉर टेकिंग मी ऑन कॉल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों ने जो वो एक ही सांस में बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत को टच किया है। और सबसे पहले इसमें जैसे लोड शेडिंग के हवाले से आपने बात की है, लेट मी टच दैट, और वन बाय वन एक एक इशू पे बात करते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि देखिए लोड शेडिंग जो है बिजली की जो फ्राहमी है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक है लोड शेडिंग जो कि बेसिकली जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, ठीक है। इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है वो बिजली की चोरी और इसके नुकसानात से होता है, और ये नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाती है, पूरे पाकिस्तान में नाफिज अमल होती है, और इसी तरह कराची में की जा रही है। और कहीं भी इसका दायरा कार जो है वो जो एक लिमिट होती है अवेलेबल, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। दूसरा एक एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि बेसिकली लोड मैनेजमेंट हमें कब की करनी पड़ती है, जब सप्लाई और डिमांड में वाज़ेह फ़र्क होता है, और उसमें हमें कुछ इलाकों में जो ऐसे इलाके जो कि मुस्तस्ना होते हैं लोड शेडिंग से, उन इलाकों में भी हमें बिजली की फराहमी जो है उसको कुछ आर्जी तौर पर मुनक़ता किया जाता है, और उसके अंदर को जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें हमारी IPP जो हैं उनको आजकल जो है कुछ फ्यूल्स के हवाले से उनको कमी का सामना है, और वो अपनी पूरी प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे। इसी तरह जो रिन्यूएबल के रिसोर्सेज हैं, जो विंड पावर। अच्छा इमरान राना साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको जरा रोक रही हूँ बीच में क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और बड़े स्पेसिफिक जवाब चाहिए। ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये दीज आर नॉट न्यू इश्यूज। एवरी ईयर फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे होते हैं। ये एक बीटन ड्रम हो चुका है, ब्रोकन ड्रम हो चुका है। ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए था कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई आ रही है, क्या फ्यूल इश्यूज जा रहे हैं। अभी तो नेपरा ने भी आपको टोटल मुकम्मल जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पे डाल दी है कि ये इनको सॉल्व कर लेने चाहिए थे। अगले साल भी ये नहीं होगा, मतलब हम फार साइटेड अप्रोच क्यों नहीं रखते? देखिए हुमा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए नेपरा ने नोटिस लिया, वो जो नोटिस है वो हमें रिसीव हो चुका है, उसका जायज़ा लिया जा रहा है, और उसका जवाब इंशाल्लाह जल्द ही जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं एज ए पावर प्रोवाइडर टू द कराची, टू दिस ग्रेट सिटी, और कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल में क्या है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आना है कि कराची को किस तरह से हम ओवर द ईयर्स जो है उसकी जो पावर सप्लाई में इजाफा करेंगे। हम लोगों ने 2015 के दौरान हम लोगों ने एक 700 मेगावाट के कोल पावर प्लांट का एक मंसूबा दिया था, और जिसका रेगुलेटरी अप्रूवल भी हो गया था उसका, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी तक हमें नहीं मिला था। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक, जब से के इलेक्ट्रिक जो है प्राइवेटाइज हुआ है, हमने $2.4 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपने सिस्टम में, जिससे काफी बेहतरी आई है हमारे सिस्टम के अंदर। और राना साहब क्विकली ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है। लोड मैनेजमेंट का भी आप तस्करा कर रहे थे। हमारे इल्म में तो यही है कि अभी मार्केटें 7 बजे बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े मॉल 7 बजे बंद हो जाते हैं, शादी हॉल्स बंद हैं। तो अगर सब कुछ नॉर्मलाइज होगा तो फिर तो आप लोगों से लोड संभलेगा ही नहीं बिल्कुल भी।
देखिए अब्दुल्ला, यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो रोड मैप है, हम उसके तहत कराची में अगले 3 से 4 सालों में अच्छा खासा एक जनरेशन कैपेसिटी ऐड करें। जैसे 900 मेगावाट पावर प्लांट जो है हमारा नेक्स्ट ईयर सिस्टम में आ रहा है। एनटीडीसी ने हमें पहले ही अपने एंड पे एक छोटी सी उनको अपग्रेडेशन चाहिए, वहाँ से 300 मेगावाट हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा एक इंटर कनेक्शन के लिए हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसके लिए अप्रूवल्स के लिए हमने बात कर ली हुई है। उससे सिस्टम में अच्छी खासी एक जो है फर्दर पावर जो है वो इंक्रीज होगी। इमरान राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। कोई और सवाल कर रहे होंगे राणा साहब से। होपिंग कि जब हम आपसे नेक्स्ट टाइम बात करें तो हमारे पास सिर्फ खुशखबरियां हो। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक बात है जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट आवर वी विल टच दैट टॉपिक। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना वायरस से सेहतियाबी के बाद घर पहुंच गई हैं। फाइनली इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। अदाकारा रुबीना अशरफ ने नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। इंस्टाग्राम पर रुबीना अशरफ की बेटी मिना तारिक ने लिखा कि मेरी वालिदा 1 माह तक कोरोना वायरस से लड़ती रही हैं, अब सेहतियाब होकर दोबारा हमारे दरमियान हैं। और क्या लिखा मिना ने? मिना तारिक ने लिखा है कि मैंने रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मुझे मेरी सबसे बेहतरीन चीज़ दोबारा लौटा दे। ऑब्वियसली शी वाज टॉकिंग अबाउट हर मदर। बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी पिक्चर है और वाकई रुबीना अशरफ साहिबा के फेस से लग रहा है कि वो कितनी रिलीव्ड हैं, कितनी तकलीफ में होंगी। और ऐसे केसेस हैं हुमा जो 1-1 महीने तक पॉजिटिव रहते हैं। योर मदर इन लॉ, बोथ माय पेरेंट्स इन लॉ, मेरे सास ससुर दोनों, मेरे ससुर तो 1 हफ्ता पहले निकल आए थे वैसे अस्पताल से, मेरी सास 32 डेज बाद वापस आई हैं घर। तो ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है और बस दुआ की जा सकती है और शुक्र करें जो लोग वापस आ जाते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र करें। उनका फिर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। एक और चीज़ है जो हमने एक्चुअली पता करनी है कि पंजाब में आपका IgM टेस्ट तब तक नहीं हो रहा जब तक डॉक्टर की रिकमेंडेशन ना हो। यहाँ तो आप जाके करवा सकते हैं ना। दिस इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू नो। वेलकम बैक जी। इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान में YouTube पर पाबंदी लगा दी जाए। हमें पहले तो हंसी आई, फिर रोना आया और फिर हंसी और रोना दोनों आया कि हम किस ज़माने में बैठकर किस ज़माने की बातें करते हैं। ऐसी जब बातें होती हैं ना, आई एम सॉरी, पिछले घंटे की लास्ट बात हम वो बिजली पे कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक एंड ऑल तो काट दें बिजली। मतलब कि अगर आप इस तरफ आपकी सोच चली गई कि आओ YouTube बैन कर दें, तो फिर ऐसा करो 2 पत्थर लेके ना हम आग जला लिया करेंगे और उसी में जी लेंगे और उसी पे हांडियां पक जाएंगी। मतलब वेयर आर वी गोइंग विद दिस? और इनसिक्योरिटीज का क्या लेवल है कि YouTube पे अगर कोई बात कर रहा है किसी के भी खिलाफ तो उससे आपको सर तपा जो है वो आग लग रही है। और अगर कोई आपके खिलाफ कोई बात करता है, वैसे फर्ज माल हमारे खिलाफ भी बड़ी बातें होती हैं, दैट शोज मोर अबाउट द अदर पर्सन देन यू। और दूसरी बात ये कि इन तमाम बातों से कताए नजर YouTube इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव पीपल आउट देयर। टैलेंट यहाँ पे प्रमोट होता है, लोगों की तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। ये तो नहीं करना। हाँ, ये नहीं करना ना, ये होने नहीं देना। और फिर हमने कंप्लेन करनी है कि नौजवान हमारी पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तानिया इदरीस का ये ट्वीट भी आप देख लें, ब्रांडिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक YouTube इज नॉट अ सॉल्यूशन। शुक्र है आपने ये कह दिया। द 3 years when YouTube was banned in Pakistan very recently, आप लोगों को याद भी होगा, it held back our content creator ecosystem which has just started to flourish now, creating employment opportunities for thousands. Thank you तानिया। शुक्र है कि इस किस्म की थॉट प्रोसेस भी हमें अपने कॉरिडोर्स ऑफ पावर में चाहिए। और वो जो चंद लोग हैं ना जो YouTube पे पाबंदी की हिमायत कर रहे हैं, एक तो उनकी अक्ल पे मातम करने का दिल चाहता है, दूसरा ये कि जनाब बहुत से लोग हैं जिनका जरिया माश है YouTube या वीडियो बनाना या ब्लॉगर्स हैं, वो लोग वहाँ से पैसे कमाते हैं, उनके बच्चों का उनका गुजर बसर होता है। तो अगर आप किसी नौकरी पे हैं और कोई और किसी और का रोजगार बंद करने के लिए तगोदो क्यों करेंगे आप? बात ये अब्दुल्ला, ये हम ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे अगले ने ये सोचा ही नहीं होगा। अच्छा, इस तरह भी होता है कि किसी की नौकरियां और इस तरह रोजगार भी लगा हुआ है। यू नो एवरीथिंग एंड इवन देन ये सजेशंस हो रही है कि YouTube को भी बंद कर दिया जाए। मतलब You need to really revisit आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है ना। क्या दुनिया में ना इस तरह की बातें छेड़ कर भी ना जग हसाई होती है, मजाक बनता है। पहले हमारे पास बहुत से इश्यूज हैं सॉल्व करने के लिए, YouTube को बंद करना है नहीं बंद करना, इसकी बहुत बारी बात। और ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अभी रिसेंट पास्ट में ही ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। डिडंट वर्क देन, वोंट वर्क नाउ। इससे पहले तो सामिया की बाबर आजम से जो वीडियो चैट हुई थी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब हम सामिया से पूछेंगे एक्चुअली, क्योंकि हमें इससे पहले नहीं पता था कि लाहौर कलंदर के टैलेंटेड प्रोग्राम में, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये निखर कर सामने आई। उस दिन हमने फिर बता दिया था। और आपको पता है पहली दफा जब इंजमामुल हक साहब ने इन्हें देखा, शी वाज हार्डली लाइक 8-9 years old, और नहीं पता लगता दूर से अगर आप किसी खिलाड़ी को देख रहे हैं कि बच्चा या बच्ची है, तो ही गॉट सरप्राइज्ड कि भाई व्हाट अ टैलेंट।
तो फिर बाद में उन्हें बताया गया कि ये तो लड़की है और तब भी उनको बड़ी टैलेंटेड लगी। ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट सेइंग दैट यू डोंट रियली एक्सपेक्ट। और फिर उन्होंने कहा कि अगर सामिया टाइप लड़कियां होंगी ना हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वुमेन क्रिकेट टीम में, तो फिर कोई हमें दुनिया में नहीं रोक सकता। देखिए हमारी जो भी क्रिकेटर्स हैं, फीमेल क्रिकेटर्स, उन्हीं से तो इंस्पायर होकर ये बच्चियां भी सामने आ रही हैं। बट एनीवे वी टॉक अबाउट दैट लेटर। इस वक्त हमारी टॉप स्टोरी है पंजाब से। आपको बताएं कि वजीर आजम पूरी हिमायत कर रहे हैं, पूरी काबीना साथ खड़ी है। इत्तेहादियों को बज़ाहिर शिकवा नहीं, ऑपोजिशन भी ज़्यादा कुछ करने के पोजीशन में नहीं। इसके बावजूद उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें थम नहीं रही। वजीर आजम इमरान खान ने हालिया दौरा लाहौर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इत्तेहादी भी बुज़दार सरकार से नाराज़ दिखाई नहीं देते। सूबाई काबीना ने वजीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान किया है। मंगल के रोज़ होने वाले इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर इजहार एतमाद की करारदाद पेश की, जिसे पंजाब काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। अपोजिशन का कहना है कि उस्मान बुज़दार मजबूत हैं, तो फिर काबीना को इनके लिए करारदादें क्यों मंजूर कराना पड़ रही हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी पंजाब के हालात पर गुज़श्ता रोज़ खुलकर बात की। सुनिए क्या कहा गया। सबसे बड़ा सूबा में आप 2 साल से ऑन ट्रेनिंग वज़ीर और वज़ीर आला नहीं रख सकते। आप अगर उसी से काम लेंगे जो कहता था कि कोरोना कैसे काटता है, तो हाल मेरे पंजाब का यही होगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून भी उस्मान बुज़दार की क़यादत में चलने वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद कर चुकी है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। जिसको वसीम अकरम का नाम दिया गया, वो अपने खिलाड़ी आउट करने पे तुला हुआ है। वो जब से आया है मैं ना मानूं की पॉलिसी है। चीफ सेक्रेटरीज वो 4 तब्दील करवा चुका है, आईजीज वो 5 तब्दील करवा चुका है, वजीरों मशीरों को वो रोज़ तब्दील करवाता है, और जो उसको तंग करे वो नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जेल भी चला जाता है, चाहे वो वजीर हो। वज़ीर आज़म की मौजूदगी ही में गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कामयाबी के दावे किए। मैं जनाब को बताना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारी हुकूमत के दौरान अपोजिशन की भरपूर कोशिश के बावजूद किसी किस्म का स्कैंडल नहीं निकाल सकी। ये मेरे ख्याल में जनाब की सरबराही में जो तरक्की का और शफाफियत का जो ख्वाब हमने देखा है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द पूरा होगा। और इस वक्त सिवाय अपोजिशन के कोई और भी बुज़दार सरकार के खिलाफ नहीं। फिर भी बुज़दार साहब के जाने और किसी नए चेहरे के आने की अफवाहें मुसलसल गर्दिश में हैं। नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या राज है। उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। चंद रोज़ में कई मुलाकातें, लग रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वैसे मैं बताऊँ, अगर इनको तब्दील करना है तो इन्हें बता दें। बार बार वज़ीर आज़म इन्हें क्यों दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, तो ज़्यादती है मासूम आदमी के साथ। नहीं तो शायद यही दिलासा दे रहे हैं ना कि आप जा रहे हैं। नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है। हमारे साथ सुहेल वड़ाइद साहब नोज बेटर देन अस, ऑब्वियसली सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वड़ाइद साहब, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं। वैसे आपसे पिछली दफ़ा भी जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था 6 महीने मैक्स और उसके अंदर कोई नया चेहरा सामने आ जाएगा, तो क्या यही रहेंगे? पंजाब काबीना ने अपना फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म पहले ही बुज़दार साहब पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। बार बार मुलाकातें भी हो रही हैं और यही कहा जाता है कि जनाब अपनी जगह पे कायम है, लेकिन फिर भी इनकी तब्दीली की खबरें रुक नहीं रही हैं। तो क्या चांसेस हैं? अब हम ज़रा कन्फ्यूज से हो गए हैं। देखिए जी, बात यह है कि वज़ीर आला बुज़दार साहब को अगर कोई हटा सकता है तो वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ही हैं। उन्होंने ही फैसला करना है कि इन्होंने रहना है या जाना है, और उसके मुतबादल का भी फैसला उन्होंने करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेरी राइटली यहाँ पे लाहौर में यही कहा कि जी मैं ये कहीं नहीं जा रहे, बेखौफ होकर काम करें। लेकिन जाते जाते वो जो अहकामात दे गए हैं, एक तो सबसे जो बुज़दार साहब के करीबी साथी थे जो उन्होंने वज़ीर बनाए थे, उनको असद खोखर साहब को वो वजारत से फ़ारग कर गए, और इसी तरह जो 2 बड़े अहम इंतज़ामी अफसर थे उनको भी फ़ारग कर गए। तो मुझे लगता है कि वो बुज़दार साहब को मजबूत नहीं करने आए थे, वो तो उनके पर काटने आए थे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर जो जितने मुतबादिल उम्मीदवार हैं वो सारे बारी बारी वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर रहे हैं। तो वो किस लिए कर रहे हैं? ज़ाहिर है वो बुज़दार साहब की जाके तारीफ़ें तो नहीं करते होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है।
बिल्कुल अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन बराई साहब आप हमारे साथ हैं, कुछ और भी पूछते हैं आपसे कि पंजाब में तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बड़ी जमात है अगर सीटें देखी जाएं तो इस सूरत में मुस्लिम लीग काफ का किरदार बहुत ही अहम हो जाता है। उस्मान बुज़दार के मामले पर उस कैंप की राय क्या है, इससे अगर आप हमें आगाह करें, क्या वो भी तब्दीली चाहते हैं? देखिए जी, काफ लीग जो है वो बड़ा उसका वाइटल रोल तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि काफ लीग को मौका ना मिले वज़ीर आला बनने का। नहीं तो बड़े शुरू से ही ये तय हो जाता कि चौधरी परवेज़ लाई एक्सपीरियंस भी थे, उनको चलानी भी आती है हुकूमत, के वो उनको चीफ मिनिस्टर बना देते और एक कोलिशन बना लेते, लेकिन वो नहीं चला, ना वो तय हुआ। बाद में ये भी सोचा गया कि काफ लीग को जम कर दिया जाए तहरीक इंसाफ में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राय दी कि अगर ऐसा हुआ तो सबको री इलेक्ट होना पड़ेगा। तो बुनियादी बात यह है कि काफ लीग तो ज़ाहिर है ये चाहती है कि अगर बुज़दार साहब निकलें तो चौधरी परवेज़ लाई आएँ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है वो चाहती है कि अगर बुज़दार साहब जाएँ तो उनकी जगह भी कोई तहरीक इंसाफ का ही बंदा है। So that's it, वरायत साहब, मुस्लिम लीग नून भी पंजाब बचाओ तहरीक का ऐलान कर चुकी है, लेकिन माजी करीब में मुस्लिम लीग नून की ऐसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक या ऐलानात बस ऐलानात की हद तक ही महदूद रहे, तो क्या इस मरतबा वो बुज़दार साहब और उनकी टीम को कोई टफ चैलेंज दे सकते भी हैं? मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून किसी एहतजाजी या मज़ाहमती जो तहरीक है उसकी तरफ जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने पिछले काफ़ी अरसे से एक खामोशी और मसलियत आमेज़ खामोशी जो है वो इख्तियार कर रखी है। ऐसे लगता है कि वो कोई अच्छे दिनों के इंतज़ार में है या उनकी कोई बातचीत हो रही है, और वो चाहते हैं कि जब बातचीत कंप्लीट हो और जब तहरीक इंसाफ खुद अपने ही बोझ तले दब जाए, कमज़ोर हो जाए, उस वक़्त वो कोई अपनी स्ट्रेटजी का आगाज़ करें। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि वो कोई पंजाब बचाओ तहरीक में कोई मेजर तहरीक शुरू कर सकते हैं। हो सकता है तकरीरें करें, हो सकता है कोई कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई एक आधा जलसा भी कर दें। अब तो उन्हें जलसा किए हुए भी अरसा हो गया और फिर कोरोना आ गया है, अब कोरोना में जलसे भी नहीं हो सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून तो पंजाब बचाओ तहरीक में ख़ास कोई हलचल मचा नहीं सकती। अब तक के तो सियासी तज्ज़िये यही कहते हैं, बट इससे आगे क्या होता है, एक कोरोना भी आ गया है ना, तो ज़रा अवामी मजमे और जब तक जल्द से जुलूस ना हो ना, तो वो चीज़ें जो लिटरली ऑन अ डेली बेसिस चेंज भी हो जाती हैं, तो लिहाजा कल क्या होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। आकिब भाई शुक्रिया आपका, सामिया आपका शुक्रिया। आकिब भाई आपकी इजाज़त से आपसे बात करने से पहले मैं सामिया को ज़रा लेना चाहूँगा। सामिया, एक तो मुझे ज़रा कन्फ्यूजन रहती है कि आप अभी भी 8 साल की हैं या फिर आपने जब ट्रायल दिया था लाहौर कलंदर में तब आप 8 साल की थी, जरा ये कंफ्यूजन सबसे पहले दूर करें। एक्चुअली जब मैं ट्रायल दिया था जब मैं 9 इयर्स की थी, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हुए थे लेकिन आप बनवा लिया तो मैं 9 इयर्स की। तो अभी आप 9 इयर्स अभी भी आप अंडर 10 हैं, यानी हमने फिर आपकी शायद 8 साल की देखी होगी, तो उतनी देर में आपकी भी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई होगी। अब आकिब क्या कहेंगे, पहले तो आप बताएं कि क्या चीज़ ऐसी नज़र आई आपको सामिया में कि आपको लगा कि दिस इज़ डेफिनेटली द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर लुकिंग फॉर इन आवर फ्यूचर स्टार्स। देखिए वहाँ पे आपको पता है कि वो तो बड़े बच्चे आते हैं ट्रायल्स के लिए हमारे, तो लाहौर में 2018 में ये जो वालिद है इनकी वो उसको लेकर आए, तो अब ज़ाहिर उनको कितना शौक है, 3 साल से उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तान में है नहीं इस यंग एज में जो किसी बच्चे को हाईलाइट कर सके या बात भी दे सके। तो हम अपनी रूटीन में ट्रायल्स ले रहे थे, इंतजाम और शोएब अख्तर भी हमारे साथ थे, तो मुझे किसी ने बुलाया कि ये एक छोटी बच्ची है, तो ये इनके वालिद कहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेलती है, तो इसको ज़रा देखें। तो फिर मैंने इंतजाम को बुलाया, तो जब इसने खेला तो ऐसी परफेक्ट टेक्निक, याद को देखें, एक इसमें नेचुरल टैलेंट बहुत है, दूसरा इनके वालिद को बहुत इसका क्रेडिट जाता है कि उसको 3 साल से छत पे जहाँ भी जगह मिलती है उसको खिलाते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, टैलेंट की कमी ही नहीं है, टैलेंट बहुत है। और सामिया की तरह हमारे पास और भी 8 साल से लेके 13 साल के कोई 8-9 बच्चे हैं जो एक बहावलपुर में है, एक सरगोदा में है, एक लाहौर में है, एक सियालकोट में है, कश्मीर में है। तो मकसद हमारा यही है कि इन जैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं
क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं कि जो इन बच्चों को सपोर्ट कर सके और इनको हाईलाइट कर सके। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात आपके भाई ये है कि लड़का और लड़की की तफरीक को बाला ताक रखते हुए आप लोगों ने इनका ट्रायल भी लिया, एज लड़कियों के भी ट्रायल ले रहे हैं और फिर उसको आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे किस तरह से लाहौर कलंदर और आप सब मिल के सामिया को हेल्प कर रहे हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट में, ये तो हम आपसे जानेंगे। लेकिन सामिया, अब आप ये बताइए कि यूजुअली मेरी भी ज़रा भांजियाँ हैं और सब इस एज में डॉल्स से खेलती हैं और डॉल हाउस होते हैं और अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाती हैं और रिडंडेंट क्वेश्चंस हो चुकी है। सामिया इज अ क्रिकेटर, वही ना। तो आपको क्या बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने का या भाइयों की वजह से शौक पड़ा या बस शुरू से ही गेंद और बल्ला जो था वो आपने उठाया और शुरू हो गई? जब मैं 3 साल की थी जब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे क्रिकेट खेलने के लिए। लोग इतने बेटा को इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने बेटी होते हुए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्यूट। तो सामिया, भाई हैं आपके, भाई बहन और कितने फैमिली में कौन कौन है? मेरी से बड़ी एक बहन है और भाई है। तो किसके साथ आप जब आप प्रैक्टिस कर रही होती हो, तो मतलब लड़कों को तो हम बच्चों को देखते हैं गली मोहल्ले में निकल जाते हैं, आपका क्या रूटीन होता है प्रैक्टिस का? सैटरडे संडे को मैं 2 आवर प्रैक्टिस करती हूँ, पापा के साथ LCCA जाती हूँ। वंडरफुल। तो अच्छा सामिया, आपका आइडियल प्लेयर कौन है, सबसे फेवरेट कौन है, आपको किस जैसा बनना है? मुझे बाबर आजम जैसे ही बनना। हाय हाय, बाबर आजम के हम सभी फैन हैं। बाय द वे कुमार संगकारा भी इनकी वीडियो देख के इनके टैलेंट के मोतरफ हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि टेक्निक आपकी बड़ी जबरदस्त है। आगे भाई आपसे जानना चाहेंगे हम कि ठीक है आपने टैलेंट स्पॉट कर लिया, लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद बस छोड़ देते हैं। असल काम है कि उस टैलेंट के साथ आगे क्या करना है, कैसे पॉलिश करना है, उस पर काम करना। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने लाहौर कलंदर ने क्या किया? देखिए, उसमें एक तो जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट था, जो 5 लाख लोगों को हमने ट्रायल्स किया और ऑस्ट्रेलिया तक लेके गए, फिर PSL तक आपको पता है हारिस रो, बहुत सारे बच्चे आए। लेकिन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो लाहौर में हमने बना दिया था, कराची में उसके ऊपर काम शुरू है, पेशावर में है, फिर इस्लामाबाद में बना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये जिस शहर में है, अगर सियालकोट वाला बच्चा है तो अगर वहाँ नहीं हम बनाते तो उनको हम लाहौर में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे हमारी जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं 8 साल से लेके अडल्ट प्रोग्राम, जो डिफरेंट उनके कोर्सेज हैं। तो ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में कि एक जो स्पोर्ट्स है या क्रिकेट है, एक इंस्टीट्यूट की तरह बच्चों को गाइड करेगी और एक पाथ पे देगी एंड टू एंड। जैसे ये सामिया जैसे बच्चियाँ, तो अभी हमारा प्लान अभी बन रहा था, हमने 2-3 साल से बनाया हुआ, PCB से बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज आपको बताऊं कि जब मैं दुबई से आया था लाहौर कलंदर के साथ, तो आज़म था, बहुत ही मेहनत से हमने काम किया, सारे पाकिस्तान में गए। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी एनर्जी जो अब मैं कई दफा सोचता हूँ कि मैं कैसे जस्टिफाई इस सारी चीज को करूँ कि आगे हमें यही नजर आता है कि ना तो PCB से कभी कोई सपोर्ट मिली है, हडल्स डाली जाती हैं, ग्राउंड्स नहीं दी जाती, वित्ते उखाड़ देते हैं। जो एक बच्चों का की टीम लेके हम T10 में जा रहे थे उसको रोक दिया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है, ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट मिलती है और ना PCB की तरफ से। और मुझे डर ये है कि इसी तरह से जो लोग काम करना चाहते भी हैं फिर आकर दिल हार के फिर कहीं बैठ जाते हैं। अच्छा आगे तो ये जरूर बताइएगा, दिस इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि इतने फिर के पूरा मुल्क फिर के टैलेंट ढूंढा जाए या टैलेंट सामने आया जाए, लेकिन फिर वो एकदम एक पॉइंट पे आके रुक जाए कि आगे नहीं जा सकते। तो PCB से कोई बातचीत हुई, कोई फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन अगर बनाया जाए कि जी ये हमें ग्राउंड्स चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगी और इसी तरह न्यू टैलेंट आएगा क्रिकेट में नेचुरली, तो इस पर कोई बातचीत आपकी हुई है और अगर हुई है तो क्या आगे से जवाब मिला? देखिए, हमने उनसे मिलके एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक आगे बढ़ा ही नहीं है। आई डोंट नो, एक विल ही नहीं है। अगर हम अकेले सारा मुल्क में कर सकते हैं तो PCB देखिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, हमने नाम से ग्राउंड उन्होंने हमें कभी दी है। और ये देखिए जो लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, और आज तक वहां पे कोई विजिट करने तक नहीं गया। ये कदाफी स्टेडियम से
10 किलोमीटर दूर है। तो जब एक आपको ये पता चलता है कि आप अकेले टकरे मारते रहेंगे दीवार में और उसके आप कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई सुन रहा हो और उसके बाद इस पे पर्टिकुलरली विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम किया जाए। अब आप लोग तो ज़बरदस्त काम कर ही रहे हैं। सामिया, आपसे क्विकली 2-3 सवाल मैंने करने हैं। आपने बता दिया कि आपको तो बड़े होके बाबर आजम जैसा प्लेयर बनना है, वो तो इंशाल्लाह बन जाएंगी होपफुली, मे बी आप उनसे भी बेहतर बने। इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम बहुत अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू नेवर नो। अब आपका फेवरेट शॉट कौन सा है और क्या आपने सिर्फ बैट्समैन ही रहना है या फिर ऑलराउंडर भी बनने की तरफ कोई रुझान है? मेरी फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है और मैंने ऑलराउंडर बनना है। और फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? T20 ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, खेलने में, या फिर वनडे भी सही लगता है, या टेस्ट क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है? टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अरे वंडरफुल वंडरफुल, क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, एक ख्वाब मुझे बताओ, अभी तो यू वेरी यंग, यू ओनली 9 इयर्स ओल्ड। एक ख्वाब, आप क्या चाहती हैं? कौन सा गेंदबाज बॉलर आपको बॉल कराए और आप आगे से खेल रही हो? अब इसका तो मुझे नहीं पता कि जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगी तो जब कौन से नहीं अभी हम तो चाहते हैं कि हम अभी आपको जो मौजूद हैं उनमें से कुछ अरेंज कर दें। इवन माजी के भी जो हैं उनमें से भी कोई अरेंज करके दे सकते हैं। आलिया रियाज की बॉलिंग खेलना पसंद है मुझे। आलिया रियाज की? वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा है बिस्मा मारूफ आपकी बड़ी आइडियल है और आप उनको लुक अप टू करती हैं, इज दैट राइट? जी, होता है वुमेन्स में बैटिंग में। वंडरफुल। तो बिस्मा से भी हम चाहते हैं कि हम मुलाकात कराएं और खेलें इनके साथ, और आलिया रियाज से भी हम चाहेंगे कि हम इनको गेंद कराएं और बिस्मा वो सामिया फिर खेलें। बिस्मा और सामिया नाम भी मिलते जुलते हैं। हाँ, मिलते जुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, वी आर लुकिंग आउट फॉर यू और हम बिल्कुल फॉलो करेंगे कि आप किस तरह डेवलप कर रही हैं। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर सामिया? आकिब, क्योंकि हमने जो बातें की, इतने छोटे बच्चे तो थोड़े से कभी कभार डिमोरलाइज भी हो जाते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स मुझे सामने मिलेंगी तो मैं क्यों फिर इधर घुसूं। ऑब्वियसली द इंटेंशन इज नॉट टू डीमोटिवेट एनीबॉडी। तो क्या कहेंगे ऑल द टैलेंट हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा अभी भी आप देखें तो एक वर्चुअल टैलेंट हंट चल रहा है। आपने वीडियो बनाए भेजे और हमारा तो मकसद सिर्फ एक है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आपको पता है ये जो टिपिकल पीसीबी और उसके सिस्टम्स होते हैं वो तो लोगों को ट्रायल्स भी नहीं देने देते। वीडियो बनाए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जैसे ये कोरोना कुछ कम होता है, हालात ठीक होते हैं, तो आप 8 साल की उम्र से लेके आप 22-23 साल के भी हैं तो आप फिर हाई परफॉर्मेंस में आए। वहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, वॉरंटोस प्लान हमने किए हुए हैं। तो आई थिंक नथिंग टू वरी। जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि कम से कम अगर कोई लाहौर कलंदर ने अच्छा काम किया है तो किसी प्लेटफॉर्म पे उसको कुछ तो सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि ये सिलसिला जो है ये चलता रहे और कभी बंद ना हो। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आकिब जावेद, सामिया हमारे साथ दोनों मौजूद थे। सामिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, इसी तरह खेलती रहें, ज़बरदस्त चौके छक्के लगाती रहें और बिल्कुल ये लेके जो पीसीबी कभी कराची आएंगे ना तो हम यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, ये टेबल ज़रा हटा देंगे। हाँ, और फिर हम खेलेंगे क्रिकेट। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आपको बताएं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद वो इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे और उनके साथ जो क्रिकेट टीम के मसूस हैं मसाजर मोहम्मद इमरान का भी दूसरा टेस्ट हो गया है और गैर मुल्की एयरलाइन के प्रोटोकॉल के मुताबिक रवानगी से पहले कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट का होना लाजमी है। सफरी इंतजामात करने वाला जो डिपार्टमेंट है मोहम्मद आमिर के साथ मसूस के इमरान के लिए भी जुमा या हफ्ते की सीट बुकिंग का बंदोबस्त कर रहा है। तो ये सारा सिलसिला है। मोहम्मद आमिर की बाय द वे बेटी भी हुई थी ना, तो हम उसकी भी वीडियोस अभी मैं कल परसों देख रहा था। इट वाज वेरी क्यूट और वो मास्क लगा के बच्ची को अजान दे रहे थे और इट वाज अ साइट ऑफ रिलीफ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कोविड में पैदा हो रहे हैं, कोई मास्क नहीं और इतने करीब से बच्चों को अजान दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट जो बच्चों को छोटे नए वाले न्यू बॉर्न बेबीज़ को जब अजान दें तो बी केयरफुल, ब्रांड न्यू बेबीज़ को अजान दें तो ब्रांड न्यू मास्क पहन के आप अजान दें।
पाकिस्तान के शोबा सेहत में फंडिंग की कमी है, तरबियत याफ्ता लोग नहीं हैं, आलात का हाल तो ना ही पूछें। ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम से मुताल्लिक हुकूमती तरजीहात पर बहुत से सवालात उठाए गए हैं। इस्लामाबाद में कायम तबात लैब नामी थिंक टैंक के एक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि इन दिनों पाकिस्तान में वबाई अमराज की शरह दुगना होकर 38% और दीगर रोज़मर्रा की बीमारियों की शरह 49% हो गई है और इस बाइस पाकिस्तान बीमारियों से मुतासर होने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बन गया है। और आपको बताएं कि सर्वे में सामने आया है कि पाकिस्तान निज़ाम सेहत के हवाले से दुनिया के 195 ममालिक में से 145वें नंबर पर है और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान भी हमसे बेहतर है। ये सुन के तो मुझे और भी गम हुआ है। बिल्कुल गम हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा। नौशीन साहबा, एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तिब्बी शोबा जिन मुश्किलात का शिकार है वो सब कोरोना वबा के साथ ही सबके सामने आ गया है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि हम सेहत के शोबे पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप इत्तेफाक करेंगे इससे? जी बिल्कुल, इस वक्त कोरोना की वजह से मैं समझती हूँ कि हमारा जो एक वीक हेल्थ सिस्टम था उसकी कमज़ोरियाँ मज़ीद खुल के हमारे सामने आई हैं और हमें ये पता चला है कि ये जो हमारे तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है वो बिल्कुल हेल्थ सिस्टम उसके लिए नाकाफ़ी है। मगर उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि ये कोरोना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पे जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया और इसको अपग्रेड किया जितनी तेज़ी से कि जिस तरह जिस वक्त ये वबा आई थी फरवरी में तो हमारे पास 2 लैब्स थी जो कि ये PCR टेस्टिंग कर रही थी कोरोना की। आज वो 130 लेबोरेटरीज जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके अलावा ये जो हमारे वेंटिलेटर्स का एक शदीद शॉर्टेज थी पूरे मुल्क के अंदर कि पूरे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में 2200 वेंटिलेटर्स 2200 की आबादी के लिए था, वो भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर दिया गया है और क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो हैं वो बहुत तेजी से जो है वो अपग्रेड हुए हैं। इसी तरह ये जो हमारी ऑक्सीजन बेड्स हैं और हमारे उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है और हमारे डॉक्टर्स, उनको बहुत आला पैमाने के ऊपर जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग्स दी गई हैं। अच्छा नौशीन साहब, ये सारी चीज़ें जो आपने डिटेल दी हैं ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोरोना की वबा की वजह से ये सब कुछ इमरजेंसी फुटिंग पे किया गया, तो विच ऑल्सो मेक्स यू फील कि अगर वबा ना होती तो क्या इस तरह होता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मंशूर में सेहत का शोबा बहुत ही ऊपर रखा गया था, लेकिन अब तक के 2 बजट हमने देख लिए हैं तो या फिर सूबाई हुकूमतों के 2 साल पे भी अगर नज़र डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि अस्पतालों और सेहत की दीगर सहूलियात की तरफ कोई इनकलाबी काम हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। तो क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई डिस्पाइट कोरोना, रिगार्डलेस कोरोना होता या ना होता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मंशूर जो है उसमें सेहत बिलाशुबा जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है, मगर ये जो इस वक्त मौजूदा हेल्थ सिस्टम है इसके ऊपर आप बजट की ज़रूरत तो होती है और बजट रिफ्लेक्ट भी करता है किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी को, मगर जब तक इस मौजूदा हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे उस वक्त तक आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आप इसके अंदर बजट भी रखेंगे, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह नर्सिंग का शोबा है इस वक्त पाकिस्तान जो है मैं समझती हूँ शायद दुनिया के वाहिद मुल्कों में से है जहां पर नर्सिंग और डॉक्टर्स का रिवर्स रेशियो है, यानी कि डॉक्टर्स ज्यादा हैं और नर्सेज कम है। हमें नर्सिंग के शोबे के अंदर जो है वो हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि लोगों को जो है वो सहूलियात मिले। इसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो एक हेल्थ रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे पास है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसके ऊपर कानून साजी भी हो रही है और ये तमाम शोबों को स्ट्रेंथन करेगा, जिसमें नर्सिंग भी है, हमारे मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो हॉस्पिटल का सिस्टम है जहां पर हमें पेशेंट्स को रिलीफ देना है उन सिस्टम्स के लिए भी बेहतरी लाई जा रही है। मुख्तलिफ जो सेहत के अदारे हैं उनके अंदर जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेल्थ केयर सिस्टम की बेस होती हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स और नई कानून साजी लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा। होपफुली कुछ बेहतरी हमें कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हुए नजर आएंगे। आप कह रही हैं कि कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में सर फहरिस्त तालीम और सेहत ही है, तो अगर सेहत पर बंदा सवाल उठाता है तो फिर उसका जवाब तो तैयार होना चाहिए। हमें ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपना
ये जो अच्छा जाते जाते हम ये कहेंगे ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है अजरक से मुताल्लिक के सिंध इज आवर प्राइड एंड अजरक इज सर्टेनली बीट अजरक और एनी अदर एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा या फिर पंजाब की पगड़ी या फिर पाकिस्तान के किसी और सूबे का रंग जो कि हमारी सकाफत की अक्कासी करता है। नंबर 1 ट्रेंड है अजरक इज आवर प्राइड, नुमाइंदगी करता है, हमें उस सब पे फख्र है। और कल शहबाज गिल साहब ने एक प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो के मास्क पर कुछ एतराज़ किया और अजीब से कुछ वियर्ड से अल्फाज इस्तेमाल किए। We just think they were in bad गिल साहब ने, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही देख लेना, लेकिन बेसिकली गिल साहब का ये कहना था कि बिलावल जो ये सूबाई मास्क के पहनते हैं तो वो ये लगता है तो वो लगता है और लगता है कि वो छुपाया जा रहा है फेस। गिल साहब सीरियसली यू रियली नीड टू रिविजिट कि आप क्या आपके मुंह से निकलता है, क्या आप बातें करते हैं। एक दफ़ा आप सोच लिया करें, क्योंकि पूरा मुल्क जो है ना फिर वो डिवाइड हो जाता है आपकी इस किस्म की अनथॉट थ्रू और डिविजन्स को ना आप बढ़ाया करें बराए मेहरबानी। हमें इस वक्त किसी चीज़ की अगर ज़रूरत नहीं है तो वो ये डिविजन्स हैं। मतलब इस तरह तो ये भी कहा जाता है कि कुछ शक्लें तो फिर छुपी रहे तो पोलियो पे खतरे पिलाएं और टीम आपको पता है विजिट कर रही है, पोलियो मुहिम जारी है। इस बारे में हम तफसील से फिर बात करेंगे। आज चौथा दिन है। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो।